हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम राजस्थान पुलिस और उसके अलावा जो क्राइम वाला सेक्शन है हमारा, चाहे आरपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, एमपी के लिए बात करें, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो सेक्शन है लॉ वाला, उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी सीरीज़ के अंतर्गत हमने लास्ट दो लेसन ऑलरेडी ले लिए हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और उसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा सेक्शन है हमारा जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों देखिए, इसी सीरीज़ में हम आज एक नए जो सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है पॉक्सो एक्ट 2012 है। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत दो बार अमेंडमेंट कर चुके हैं, 2016 के अंतर्गत, और उसके अलावा अभी रिसेंट में 2019 में इसके बारे में अमेंडमेंट किया है। तो हम इस सेशन में जो वर्तमान प्रोविजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित एक छोटा सा सेक्शन जोड़ा गया है, उस सेक्शन से संबंधित हम बात करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और उसके साथ साथ हमने यौन उत्पीड़न जो मामले थे उसके बारे में, दोनों एक्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इसी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट जैसा कि मैंने बताया 2012 से लेके उसके बाद में 2016 और उसके बाद में हाल ही में 2019 के अंतर्गत दोस्तों इसकी धाराओं के अंतर्गत थोड़ा सा संशोधन किया गया है। और हम ये जो फाइनल अमेंडमेंट है 2016 के बाद में 2019, इसके जो प्रावधान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट 2012। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों। इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत यहाँ पर नाम यूज किया गया है चिल्ड्रन। क्या यूज किया गया है? चिल्ड्रन। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर मेल और फीमेल के अंतर्गत डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। चाहे मेल चाइल्ड हो या फिर फीमेल चाइल्ड हो, ये एक्ट दोनों के लिए बराबर रूप से काम करेगा और समान रूप से उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पॉक्सो एक्ट 2019 जो बिल है उसके अंतर्गत किस प्रकार से संशोधन किए गए हैं, क्या क्या नए प्रावधान लाए हैं, किस प्रकार से उनकी धाराओं को और सशक्त बनाने का प्रावधान किया है, उसको इस हम लेसन के अंतर्गत इंक्लूड करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो 2012 है, उससे संबंधित क्या क्या जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो दोस्तों, इसको लागू कब किया गया था इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों इसको लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। अब हम एक छोटे सा इससे कुछ और डेटों के बारे में देखें तो दोस्तों, इसको जब हम बात करें राज्यसभा के अंतर्गत पारित कब किया गया था या फिर राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया था, तो फाइनल राष्ट्रपति द्वारा जो साइन हुए थे, सिग्नेचर हुए थे दोस्तों, वो हुए थे 19 जून 2012 को। जून में ही हो गए थे 2012 को। लेकिन उसके बाद में जो हमारा अलग से 2006 के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बना था जो महिला एवं बाल कल्याण के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना है। वर्तमान में आपको पता है स्मृति ईरानी जी उसके मिनिस्टर है, मंत्री हैं। तो इनके द्वारा जो लागू करने के लिए 9 नवंबर 2012 को डेट दी गई थी कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये 14 नवंबर 2012 से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक डेट और ध्यान रखना, ये जब लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को, तो दोस्तों ये कहाँ पर लागू नहीं था, हमारा जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर पर दोस्तों ये लागू नहीं होता था। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। और ये कब लागू किया गया था दोस्तों? 31 अक्टूबर से लेके 2019 के बाद में ये हमारे जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर भी लागू होता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई सिंपल सी इस एक्ट के बारे में बात, कब लागू किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर कब किए गए थे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस पर जो तारीख की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, और उसके बाद में महिला एवं बाल कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसकी कब अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था, वो बनाया गया था 2006 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई सिंपल सिंपल सी बातें। अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के बारे में, क्या क्या इसके अंतर्गत प्रोविजंस है, किस प्रकार से इसकी जरूरत पड़ी, उन सामान्य बातों के बारे में चर्चा करते हुए आगे इसकी धाराओं के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको आखिर भारतीय संविधान और फिर आईपीसी के अंतर्गत हमारे पास बहुत से प्रोविजंस है जिनके तहत महिलाओं और बालकों के संरक्षण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारे पास ऑलरेडी काफी प्रोविजंस है। फिर भी इस अधिनियम अलग से एक एक्ट की और अलग से एक खाका तैयार करने की क्या जरूरत पड़ी?
देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस प्रकार के एक विशिष्ट अधिनियम की जरूरत पड़ी, क्योंकि बालिगों के विरुद्ध जिस प्रकार से बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक हमले हो रहे थे, उन लैंगिक हमलों के लिए एक सशक्त जो एक्ट है, एक सशक्त प्रोविजन की कमी खल रही थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी की जो धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत सभी प्रकार के जो अपराध है, जैसे हम बात करें लैंगिक अपराधों की, तो सभी प्रकार के अपराधों को क्या किया था दोस्तों, इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। इसलिए एक अलग से प्रोविजंस की जरूरत पड़ी थी। उसके अलावा हम बात करें, वयस्क पीड़ित और बाल पीड़ित में कोई अंतर नहीं था दोस्तों। जैसा कि हमारे पास हम जानते हैं कि एक वयस्क एडल्ट पर्सन होता है, उस प्रकार से उसके साथ कोई भी लैंगिक हमले होते हैं या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, तो वो अपनी आवाज उठाने में खुद सक्षम होता है, खुद अपनी आवाज उठा सकता है, खुद अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, अपनी सुरक्षा स्वयं जो कानून है, न्यायालय है, उसके माध्यम से ले सकता है। लेकिन जो बाल पीड़ित है दोस्तों, उनके लिए इस प्रकार की कमी खलती है, वो खुद अपने अधिकारों के प्रति इतने सजग नहीं होते, जिसकी वजह से एक अलग से खाका तैयार करने की जरूरत पड़ी थी। और इस एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था पहले आईपीसी की धारा के अंतर्गत, जिसमें वयस्क पीड़ित और बाल पीड़ित के अंतर्गत अलग अलग परिभाषित किया गया हो। लेकिन इसकी दोस्तों सेक्शन 2 के अंतर्गत इस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया था, हर एक को अलग अलग परिभाषित किया गया था, और टोटल किस प्रकार से अलग अलग अपराध होते हैं, उन अपराधों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। इस अधिनियम में दोस्तों पहली बार सभी अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो बहुत से अपराध होते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हम इसमें आगे देखेंगे, अलग अलग धाराओं के अंतर्गत देखिए सेक्सुअल असल्ट क्या होता है, उसके अलावा प्रवेशन लैंगिक हमले क्या होते हैं, लैंगिक हमले क्या होते हैं, अश्लील चित्रण क्या होते हैं, उनकी स्टोरेज के लिए क्या है। इस प्रकार से दोस्तों हर एक पॉइंट को अलग अलग और विस्तार से परिभाषित किया गया है इस एक्ट के माध्यम से। लेकिन इससे पहले क्या है, हर एक अपराध को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया था। होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, एकदम सिंपल सी बातें थी, ये था इनका यहाँ तक का सिंपल सी बातें थी। अब हम धीरे धीरे इसके एक्ट की ओर बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका मुख्य रूप से इस एक्ट को लाने का जो उद्देश्य है वो क्या रहा था दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, हमारे चिल्ड्रन होते हैं, उन चिल्ड्रन के साथ क्या होता है दोस्तों, लैंगिक हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील चित्रण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की एक्ट की जरूरत पड़ी। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जिस प्रकार से हमने बात की थी महिलाओं के लिए, जो हमने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट की बात की थी, उसी प्रकार से यूएन का एक कन्वेंशन है दोस्तों, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रंस, इसका मेंबर है वो कौन है, भारत इसका मेंबर है। इसी वजह से ही बच्चों के अधिकारों की और सुरक्षा करने के लिए भारत भी उतना ही उत्तरदायी हो जाता है। इसलिए भारत ने भी इस प्रकार का एक्ट 2012 के अंतर्गत पारित किया गया। तो ये था दोस्तों इसका सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं इसके प्रोविजंस क्या है, किस प्रकार से इसके प्रावधान है। तो दोस्तों हम बात करेंगे धारा 3 से, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं आपको, इस एक्ट की एक खास बात है, इसके अंतर्गत जो सेक्शन 1 है, जो इसकी धारा 1 है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के जो नाम दिए गए हैं, उन नामों के बारे में परिभाषाएं बताई गई है, उनकी शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो दोस्तों इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है, उस सेक्शन 2 के अंतर्गत दोस्तों सभी प्रकार की परिभाषाएं बताई है। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, इस प्रकार से सभी इसकी अलग अलग डेफिनेशन के बारे में बताया है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको प्रवेशन लैंगिक हमले का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों प्रवेशन लैंगिक हमले का मतलब क्या होता है, किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई भी दूसरा एडल्ट पर्सन 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर किसी भी प्रकार की गलत कार्यवाही, दुर्भावना से अगर कोई गतिविधि उसके साथ की जाती है, तो उसको किसमें शामिल किया जाता है दोस्तों, प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वहीं दोस्तों इस प्रकार का कृत्य अगर किसी न्याय प्राधिकरण से संबंधित व्यक्ति से किया जाता है, या फिर किसी सरकारी कर्मचारी शिक्षक के द्वारा किया जाता है, रिलेटिव्स के द्वारा किया जाता है, तो उसको दोस्तों किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत दोस्तों उसको समझा जाता है। तो ये हो गई दोस्तों इसकी जनरल परिभाषा है। अब हम एक एक करके इनकी धाराओं को समझते हैं दोस्तों। बात करें धारा 3, तो धारा 3 के अंतर्गत दोस्तों एक क्राइम है, अपराध है, उसके बारे में बताया गया है, प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाए तो उसके बाद में इसकी जो सजा का प्रावधान किया गया है वो धारा 4 के अंतर्गत किया गया है, और वो ये बताया गया है कि अगर इस प्रकार का अपराध किसी बच्चे के साथ होता है, मेल या फीमेल चाइल्ड के साथ होता है, तो उसके लिए जो अपराध का प्रोविजन है दोस्तों 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास या फिर जुर्माना का प्रावधान किया गया।
फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस प्रकार से खास रूप से समझना, यहाँ पर जितने भी हमारे पास अपराध है, वो अपराधों की जो परिभाषाएं हैं दोस्तों, वो दी गई है कौन से सेक्शन में, ओड नंबर की जो भी सेक्शन है उसमें दी हुई है। लेकिन उसकी सजा है वो किस में दी हुई है दोस्तों, जहां पर भी आप सजा का प्रावधान देखोगे उसके लिए जो हमारे पास धाराएं है, वो सारी की सारी धाराएं हमारे पास क्या है दोस्तों, इवन नंबर है, मतलब सम संख्याएं के अंतर्गत दी गई है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें धारा 5 के लिए। धारा 5 के अंतर्गत दोस्तों किस प्रकार से बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में बताया है। जैसा कि परिभाषा मैंने बता दी, किसी भी प्रकार का जो कृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति की बात करें, या फिर पुलिस कर्मचारी की बात करें, या इसके अतिरिक्त कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आदमी है, या फिर इस प्रकार से कोई रिलेटिव्स इस प्रकार की घटना करें, तो उसके लिए धारा 6 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें दोस्तों एक इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, 2019 में इसको अमेंडमेंट करके 10 वर्ष से सजा को बढ़ाकर दोस्तों कितने वर्ष कर दिया गया है, 20 वर्ष, और यहाँ पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है, और इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। तो इसके बाद में दोस्तों अगली धारा के बाद में करें, धारा 7 में लैंगिक हमले के बारे में बताया गया है, और इसके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों, सजा का प्रावधान है यहाँ पर धारा 8 के तहत 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। डिपेंड करता है कि मामला किस प्रकार का है, लैंगिक हमला किस लिमिट तक का है। उसके बाद में गुरुतर लैंगिक हमले, सिंपल सी बात है, लैंगिक हमला अगर किसी भी सरकारी पद से आसीन व्यक्ति के द्वारा सेम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की तरह है, उनके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो सजा का प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है, और इसके तहत क्या है दोस्तों, धारा 10 के अंतर्गत 5 से लेके 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सी इसके बारे में, धाराओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, किस प्रकार से धारा है और उस धारा के लिए किस प्रकार का सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में धारा 11 की बात करें, जैसे कि अपने बात की थी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट अलग से हमारे पास है, उस एक्ट की तरह वो एक्ट है दोस्तों किसी भी एल्डर के लिए लगता है, वहीं बच्चों के लिए अगर इस प्रकार की घटना होती है तो वो धारा 11 होता है किसका, पॉक्सो एक्ट का। तो उसके तहत जो सजा होती है दोस्तों, धारा 12 की तरह 12 पर है, और 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं दोस्तों अश्लील चित्रण की बात करें, पोर्नोग्राफी की हम बात करें, तो पोर्नोग्राफी या तो वीडियो बनाना, या फिर उसका स्टोरेज रखना, या फिर उसको वायरल करना, या फिर आगे पहुंचाना, इस प्रकार की जो घटना होती है वो धारा 13 के अंतर्गत अश्लील चित्रण के रूप में परिभाषित की गई है। और इसके लिए जो दोस्तों सजा का जो प्रावधान है, वो सजा का प्रावधान है दोस्तों धारा 14 के तहत, और इसमें 5 से लेकर 7 वर्ष तक का जो सजा का प्रावधान है, और कठोर कारावास का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास जो इस पॉक्सो एक्ट के तहत अलग 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 धाराओं के तहत परिभाषित किया गया था, और उस अपराध को उसके सापेक्ष जो धारा है, उस धारा के अंतर्गत इसी एक्ट के तहत सजा का भी प्रोविजंस कर दिया गया था। तो 2019 के अब तक जो इसके अंतर्गत संशोधन किए गए थे, उसके बाद में जो भी चेंजेस किए गए थे वो यहाँ पर एक देख सकते हो। ये चेंजेस की बात करें तो पनिशमेंट के बारे में, जो चाइल्ड बच्चों के लिए जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है उसके लिए अलग अलग, जो 2012 एक्ट की बात करें और 2019 बिल की बात करें, किस प्रकार से इसको अलग अलग से परिभाषित किया गया है, और किस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 ईयर से बिलो अगर इस प्रकार की घटना होती है तो इसको बढ़ाकर क्या कर दिया दोस्तों, 10 वर्ष से बढ़ाकर इसको 20 वर्ष कर दिया, जैसा कि अपने पिछली स्लाइड के अंतर्गत बातें की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो ये फाइनल प्रोविजन थे वो अपन ने लास्ट स्लाइड के अंतर्गत देखे थे। तो चलिए दोस्तों अब आगे की और स्लाइड के बारे में देखते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों इस सेक्शन की धारा 15 के अंतर्गत अलग से बताया गया है कि बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री को भंडारण पर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों होने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर अश्लील चित्रण है, पोर्नोग्राफी है, उसका स्टोरेज करते हो या फिर उसको आगे सप्लाई करते हो, तो इस प्रकार की घटना के लिए 3 वर्ष की कारावास या जुर्माना या फिर दोनों करने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन इसमें दिया गया है दोस्तों, धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। उसी क्रम में धारा 16 की बात करें दोस्तों, इस प्रकार के किसी भी क्राइम को करने के लिए, अपराध को करने के लिए
जो उकसाया जाएगा किसी को भी, किसी भी बालक को कोई भी पर्सन अगर उकसाता है कि ऐसा करो, तो उसके लिए भी जो धारा का अलग से प्रोविजन है, वो धारा 16 के तहत, धारा 17 के तहत उसको क्या है, सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो सजा है, जो अपराध है, वो कौन सी धारा के तहत होगा? अपराध तो धारा 16 के अंतर्गत होगा, लेकिन हम बात करें उसकी जो सजा का प्रावधान है वो किसमें किया गया है दोस्तों? धारा 17 के अंतर्गत इसका सजा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों धारा 19 के बाद बात कर रहे हैं। तो धारा 19 के अंतर्गत इस प्रकार की घटना अगर कहीं होती है, तो उस घटना के लिए बताया गया है कि अपराधों को रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस को या फिर विशेष किशोर पुलिस इकाई को की जा सकती है। पुलिस को बाल कल्याण समिति, दोस्तों इसके लिए अलग से बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति को सूचित करना होता है और इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल कोर्ट को भी गठन किया गया है, क्योंकि हमारे पास न्यायालय के पास पहले से ही बहुत ज्यादा बर्डन है। पेंडिंग मामले, जो लंबित मामले हैं, उनकी श्रेणी काफी लंबी है। इसके लिए इसकी सुनवाई के लिए एक अलग से ही श्रृंखलाबद्ध कार्य किया गया है और विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है, स्पेशल कोर्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, या फिर इसको पॉक्सो कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रकार का प्रोविजन किया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, हमारे पास भारत के अंतर्गत कानूनों की बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है, लेकिन कानूनों के होने के बावजूद भी कोई सशक्त कार्यवाही नहीं की जाती है। उसके लिए कानून है, उन कानूनों का दुरुपयोग करने की बहुत सी संभावना रहती है। तो कानून तो बना दिए जाते हैं, ढेरों सारे कानून है, तो इसके लिए कहा जाता है कि 100 कानून होने के बजाय एक अच्छा और सशक्त कानून होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसी कानून के अंतर्गत ऐसी ही बातें बताई गई हैं कि अगर जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट लागू किया गया है, तो इस कानून के अंतर्गत दोस्तों किसी भी पड़ोसी या मित्र को फंसाने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, या फिर गलत रिपोर्ट की सजा जो है उसका भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की अगर कोई गलत रिपोर्ट करता है दोस्तों, उसके लिए इस सेक्शन या फिर इस जो एक्ट है उसके तहत 6 माह की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो वो दोस्तों धारा, इसकी जो धारा हम बात करें 21 के तहत, यदि इन अपराधों की रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो उस व्यक्ति को 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। किसी संस्था के इंचार्ज द्वारा रिपोर्ट नहीं करने पर उसे 1 साल की सजा का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इसमें अगर हमने बताया है कि इस प्रकार की जो बच्चों के साथ जो घटनाएं होती है, बच्चे अपनी आवाज खुद नहीं उठाते हैं, और खुद नहीं उठाते हैं तो अब देखिए दोस्तों, घर के अंतर्गत अगर किसी को पता हो, या फिर हम बात करें पड़ोसी को किसी को पता हो, ठीक है, या फिर हम बात करें किसी ऑफिस की घटना है, ऑफिस के अन्य कर्मचारी को इसके बारे में पता हो, तो इस प्रकार से अगर कर्मचारी इस बारे में अगर अवगत ना करवाए, पुलिस को इसके बारे में अवगत ना करवाए, रिपोर्ट नहीं करवाए, तो इसके लिए भी अलग से प्रोविजंस किया गया है। धारा 21 के तहत उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। 6 माह की सजा हो सकती है अगर उन्होंने बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार है उसको देखा है, जानते हैं, और उनके सामने इस प्रकार का कृत्य किया गया है, तो उसके लिए उनको भी इसमें दोषी माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसके साथ इंचार्ज इस प्रकार का कुछ करता हो, कर्मचारी इस प्रकार का कुछ करता हो, तो उसके लिए सजा का प्रावधान और ज्यादा किया गया है, और इसके अंतर्गत 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब देखिए दोस्तों, धारा 22 की बात करें हम, तो धारा 22 के अंतर्गत बताया है, यदि अपराध के संबंध में बालक या उसके परिवार को अपमानित, धमकाने या बदनाम किए जाने का हो, तो 6 माह की कारावास या जुर्माने का प्रोविजन है। दोस्तों इस प्रकार से क्या हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि कोई भी इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो घर और परिवार वाले अपने नाम को बचाने के लिए, अपने परिवार की शोहरत और इज्जत को बचाने के लिए इस प्रकार की घटना को दबा के रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर यदि कोई भी उनको अपमानित करता है, धमकाता है, या फिर बदनाम करने के नाम से इस प्रकार का कृत्य जो करता है, उसके लिए भी दोस्तों धारा 22 के तहत अपराध के संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, धारा 23 के तहत देखिए मीडिया की किस प्रकार से इस एक्ट के अंतर्गत भूमिका को देखा गया है। तो देखिए दोस्तों, मीडिया को इस प्रकार से बताया गया है कि इस प्रकार की अगर घटना हो जाती है, तो इस घटना के अंतर्गत जो जिस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस बच्चे का नाम आप मीडिया के अंतर्गत प्रकाशित नहीं कर सकते हो। इस प्रकार की रिपोर्ट आप प्रकाशित नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की अगर यदि
कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो इसके अंतर्गत दोस्तों 6 माह से लेके 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। और इसके साथ-साथ अगर ये केवल विशेष न्यायालय की अनुमति से ही होगा, अगर कोई इस प्रकार की घटना की जाती है या फिर प्रकाशित की जाती है जिसके अंतर्गत बच्चे का हित छुपा हो, जिसके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है, अगर उसका इस प्रकार का हित छुपा हुआ हो और उस हित को अगर न्यायालय विशेष जो स्पेशल कोर्ट है वो अगर परमिशन दे, तभी इस प्रकार की जो घटना है उसको क्या किया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, धारा 24 के अंतर्गत किस प्रकार से बताया गया है, तो धारा 24 के अंतर्गत देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उसके जो स्टेटमेंट है, हम बात करें वो कौन ले सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बालक का कथन उसके निवास स्थान पर महिला एसआई द्वारा बिना वृद्धि के लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर बालकों की हम बात करें और बालकों में अगर फीमेल चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड हो तो उसकी जो रिपोर्ट है या फिर उसके जो बयान है, उस बयान को लेने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से महिला एसआई, फीमेल भी होनी चाहिए और एसआई होनी चाहिए। एसआई से नीचे रैंक का कोई भी व्यक्ति उसका बयान नहीं ले सकता और उसमें भी ये कंडीशन है दोस्तों, बिना वृद्धि के बयान लेना होगा। तो दोस्तों इसमें इसलिए इस प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं क्योंकि अगर हम उस प्रकार के जिसके साथ इस प्रकार की हिंसा हुई हो, इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो, तो वो बच्चा डरा हुआ रहेगा, सहमा हुआ रहेगा और उसको अगर पुलिस की वर्दी में देखा जाएगा तो वो और डर जाएगा, अपने स्टेटमेंट सही से नहीं देगा और उसको पुलिस स्टेशन लाने से भी इस प्रकार के इस कानून के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है कि उसको पुलिस स्टेशन में भी बार बार नहीं लाया जाएगा और स्टेटमेंट लेने के लिए भी नहीं लाया जाएगा। पुलिस अधिकारी को बालक की पहचान को गोपनीय रखनी होगी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इस प्रकार का भी प्रोविजन है। देखिए, एसआई रैंक से नीचे का कुछ किसी भी प्रकार का जो पुलिस कर्मचारी है वो इस प्रकार का जो बयान है वो नहीं ले सकता, खुद जाके लेंगे, वो भी घर पे जाके लेंगे और घर के साथ साथ दोस्तों इसमें बिना वृद्धि का भी प्रोविजन किया गया है। और इसके अंतर्गत ये भी है कि ये जो जिम्मेदारी है दोस्तों, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, तो वो क्या है, छुपा के या फिर गोपनीय रखना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम काफी न्यूज़पेपर में और काफी समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि बदला हुआ नाम, तो बदला हुआ नाम का दोस्तों यही है कि उसका जो विशेष जब जो स्वयं का जो नाम है या जो खुद की पहचान है उसको क्या प्रकाशित नहीं किया जाता, वो इसीलिए प्रकाशित नहीं किया जाता बदनामी की वजह से, या फिर हम बात कर सकते हैं उसकी पहचान को गोपनीय रखने की वजह से। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 25 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 25 के अंतर्गत किस प्रकार से मजिस्ट्रेट की भूमिका के बारे में बताया है। बालक का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलेखित किया जा सकता है। इसकी एक प्रति बालक के माता पिता है जो इसके पेरेंट्स है उनको भी दी जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों इस प्रकार से प्रोविजन है कि अगर इसकी जो एसआई रैंक की जो महिला है या फिर पुलिस कर्मी है, वो जो इसकी बयान लेते हैं उस बयानों को मजिस्ट्रेट के पास भी भेजा जाएगा और मजिस्ट्रेट के पास भेजने के बाद इसकी जो एक फोटोकॉपी है दोस्तों, एक प्रति कॉपी है, वो किसको दी जाएगी, इसके पेरेंट्स को भी दी जाएगी। उसका प्रोविजन है सेक्शन 25 के अंतर्गत किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, 25 के बाद में देखते हैं सेक्शन 27 के बारे में। 27 में दोस्तों इस प्रकार से है, अगर कोई भी किसी भी बच्चे के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसका जो मेडिकल टेस्ट जो करवाया जाता है दोस्तों, वो किसकी उपस्थिति में किया जाएगा, उसके पेरेंट्स की उपस्थिति में की जाएगी। और यदि पीड़िता बालिका है तो इसके अंतर्गत और भी अच्छी कंडीशन दे रखी है दोस्तों, इसकी जो जांच की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, फीमेल डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो सेक्शन 27 के अंतर्गत मेडिकल मुआयना के बारे में बताया, मेडिकल जो जांच की जाती है, मेडिकल जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार की जाएगी, माता पिता की उपस्थिति में तैयार की जाएगी। और ये और भी अच्छी बात है, अगर चाइल्ड अगर फीमेल है तो उसके लिए ये और कंडीशन है कि उसकी जो चेकअप है वो किसके द्वारा किया जाएगा, एक फीमेल डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हर जिले में सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के अंतर्गत अभिहित किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से एक सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रोविजन दिया है, जहां पर जिन क्षेत्रों में या फिर जिस जिला स्तर पर 100 केसेस से ज्यादा केस देखने को मिलते हैं, वहां पर एक इस प्रकार का स्पेशल जो कोर्ट है उसको बनाया जाना चाहिए। और इसका जो प्रोविजन है दोस्तों किसमें किया गया है, धारा 28 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रोविजन दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, धारा 32 के अंतर्गत क्या कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत
मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करेंगे। तो विशेष लोक अभियोजक जिस प्रकार से हमारे पास अलग-अलग एनजीओ है या फिर अलग-अलग से समाज सेवक है, उनके लिए इस प्रकार के कार्य के प्रोविजन किए गए हैं कि उनके द्वारा किस प्रकार से विशेष कार्य बच्चों के कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। तो इसका प्रोविजन है धारा 32 के अंतर्गत। धारा 33 की बात करें दोस्तों, तो धारा 33 में है विशेष न्यायालय बालक के लिए मित्रतापूर्व न्यायिक प्रक्रिया रखेगा। माता पिता या अभिभावक को न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति देगा। बालक को बार बार न्यायालय में उपस्थित नहीं होना होगा तथा न ही उसके आक्रामक प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यायालय बालक की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। न्यायालय अभियुक्त को बालक पर किए गए मानसिक और शारीरिक आघात के लिए प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। दोस्तों इस प्रकार से काफी इसके अंतर्गत एक्ट में प्रोविजन किए गए हैं कि जो जिस प्रकार से अगर किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की इवेंट हो जाता है तो उसका जो न्यायालय के अंतर्गत किस प्रकार से उसका मुकदमा है उसकी सुनवाई की जाएगी, स्पेशल कोर्ट में किस प्रकार से उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, किस प्रकार से कोर्ट की भूमिका रहती है और किस प्रकार से उसके जो सुनवाई है उसके अंतर्गत उस इंटरमीडिएट उसके पेरेंट्स जो है वो उसके साथ रहने की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके अंतर्गत प्रोविजंस है वो किस में किए गए हैं, धारा 33 के अंतर्गत किए गए हैं कि किस प्रकार से उसकी सुनवाई की जानी है, स्पेशल कोर्ट है उसकी क्या भूमिका होगी। धारा 35 के बारे में बात करें दोस्तों, तो धारा 35 के अंतर्गत बताया गया है कि जो सदस्य बालक से 30 दिनों के भीतर लिए जाएंगे और विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लिए जाने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में विचारण पूर्व करेगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो भी उसके बयान है वो जो भी उसका फैसला है उसकी जो सुनवाई है वो 30 दिनों के अंदर इंटरमीडिएट की जानी होगी और अगर इस प्रकार का जो भी किसी भी प्रकार का जो कार्य होता है उसका जो विशेष संज्ञान है वो 1 वर्ष की अवधि के अंतर पुनः लिया जा सकता है। और इसकी जितनी भी घटनाएं होती है दोस्तों इस प्रकार की जो कार्यविधि है उसको परिवार के लिए या फिर परिवार कोई ऐसा हो कि उनके नाम बाहर ना आए या फिर उनका जो मुकदमा है उसकी सुनवाई से प्रकाशित ना हो, किसी भी प्रकार के उनके जो भावना है गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसलिए इस कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाने की भी कार्यवाही की जा सकती है और इसका प्रोविजन किया गया है सेक्शन 37 के अंतर्गत। दोस्तों इस प्रकार से हमने बात की थी इसके 9 अध्याय और कुछ कुल 46 जो धाराएं थी उनके बारे में हम चर्चा की। इसकी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब दोस्तों इन धाराओं की बात भी हम बात करते हैं इसके अंतर्गत किस प्रकार से इस एक्ट की जो सकारात्मक पहलू है वो क्या है, फायदा क्या क्या है और उसके जो कमजोरियां हैं वो क्या है, इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक पहलू। तो देखिए दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत अब इसके सकारात्मक कारक कौन कौन से हैं और नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों सकारात्मक बात के बारे में देखें तो इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार इस प्रकार का प्रोविजंस किया गया है। ये एक पहला इस प्रकार का विशिष्ट विधिक प्रावधान है जिसके तहत बच्चों के साथ जो भी यौन अपराध होते हैं उनके लिए प्रोविजंस किए गए हैं और इसके साथ साथ इसमें हर एक जो अपराध है उसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है। उसके लिए डेफिनेशन के साथ साथ उसके सजा क्या निर्धारित होगी उस सजा के बारे में भी इसके अंतर्गत बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें पॉक्सो बॉक्स नामक एक ऑनलाइन फैसिलिटी की गई है जिसके तहत तुरंत किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटना होती है उस घटना के लिए दोस्तों रिपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा इसके अंतर्गत देखो गोपनीयता के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। न्यायिक प्रक्रिया जो है बच्चों के अनुकूल है। अनुकूल का मतलब दोस्तों जैसा कि हमने बात किया एसआई रैंक से नीचे रैंक के कोई भी पुलिसकर्मी जांच नहीं कर सकते या मेडिकल फैसिलिटी जो है वो फीमेल चाइल्ड है तो फीमेल डॉक्टर होगी। इस प्रकार के जो जितनी भी इसमें जुडिशरी प्रोसीजर है वो सारे सारे जो बच्चे हैं उन बच्चों के अनुकूल लिया गया है। इस अधिनियम में अपराध की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। त्वरित न्यायालय सरकार के कर्तव्य बाल विरोध पर रोकथाम इस प्रकार के त्वरित न्यायालय के तहत इसका न्याय किया जाएगा। अब बात करें दोस्तों कोई भी एक्ट कितना भी सशक्त हो कितना भी कैसा भी एक्ट बना लो उसके अंतर्गत कुछ एक दो पॉइंट तो ऐसे रहते हैं जो उसकी कमियां या फिर नकारात्मक बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके अंतर्गत नकारात्मक बिंदु क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेशन कोर्ट के बारे में देखें तो सेशन कोर्ट के पास पहले से ही बहुत ज्यादा मामले हैं। उन मामलों के साथ साथ अगर विशेष न्यायालय की जो कार्यभार भी उनको देने से उनका जो वर्क बर्डन है वो बढ़ जाएगा।
फिर इस अधिनियम के प्रति लोगों की जो है वो जागरूकता कम है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि इस प्रकार का कोई एक्ट है जिसके तहत उन्हें कंप्लेंट की जा सकती है या फिर जिसके तहत उनके पास इस प्रकार के अधिकार है कि वो इस प्रकार की जो भी घटना होती है उसके बारे में शिकायत कर सके। रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि इस प्रकार की घटना हो जाए। जैसे कि हमने बात की थी यौन उत्पीड़न के लिए, उसके लिए जो घटना है 1 साल के अंदर-अंदर उसके बारे में रिपोर्ट करवाना पड़ता है। वहीं इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिपोर्ट कब तक करवाई जा सकती है। रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रावधान नहीं है। अन्य न्यायालय एवं पुलिस तब तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कोई रिपोर्ट ना हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम की क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों इस प्रकार का जो एक्ट है उसको क्रियान्वित कौन करेगा, उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार आयोग को इस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र और राज्य सरकार के लिए कर्तव्य सुनिश्चित किया गया है, मीडिया के द्वारा लोगों को इस अधिनियम की जानकारी दी जाए, लेकिन इसके लिए समय समय पर इस प्रकार के जो जागरूकता है वो नहीं दी जाती है, जागरूक नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इस जो एक्ट है उसको प्रॉपर जो लागू किया जाना चाहिए या फिर जो फिर इसके प्रोविजंस है उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से दोस्तों इसके कुछ नकारात्मक बिंदु है। इसी सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आज ये हमारा तीसरा एक्ट था जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसी सीरीज में दोस्तों हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान पुलिस के जो पोर्शन है उस पोर्शन को कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। इस पोर्शन के साथ दोस्तों इन सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद इससे संबंधित जो मॉक क्वेश्चंस बन सकते हैं, टेस्ट सीरीज के मॉडल क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उनके बारे में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें अंदर से आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।